बहुत बहुत स्वागत। जब जब किसी भी चीज का कांग्रेस ने पूरा आगाज किया है, तब तक पूरे देश में एक नमस्कार साथियों, आज 59वां दिवस है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। कल विश्राम का दिन था और आज दोपहर करीब 2:30 बजे को फिर से राहुल जी नंदुरबार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंतिम चरण की शुरुआत करेंगे। आज 12 तारीख, कल 13, परसों 14, 15, 16 और 17 हम महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र के जो कार्यक्रम हैं उसकी जानकारी आपको हमारे पीसीसी अध्यक्ष नाना पटोले जी देंगे। मैं सिर्फ यही कहूँगा शुरुआत में कि 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से शुरू हुआ था भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और इन 59 दिनों में हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो 5 स्तंभ हैं उसके बारे में हमारे कार्यकर्ताओं को, जनता को अवगत कराया। ये जो 5 स्तंभ हैं, ये 5 न्याय कार्यक्रम हैं कांग्रेस। नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। अब तक 3 न्याय के ऊपर, 3 न्याय के संदर्भ में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की गारंटियां दी। ये किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत गारंटी नहीं है, ये पार्टी की गारंटी है। पहले हमने किसान न्याय को लेकर गारंटी दी है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, और जो डॉक्टर स्वामीनाथन को जो भारत रत्न दिया गया, उन्होंने जो सिफारिश की थी कि खेती की लागत को 1.5 गुना बढ़ाकर उसी स्तर पर एमएसपी तय होना चाहिए, उसकी गारंटी ने दी। कांग्रेस पार्टी ने यह भी गारंटी दी है कि 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का जो बैंक से उन्होंने कर्जा लिया था वो माफ किया गया है। आपको याद होगा 2008 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफी, कर्जा माफी की घोषणा की गई थी। तो दूसरी गारंटी है कि जिस तरीके से पूंजीपतियों की कर्जा माफ किया गया है, राइट ऑफ किया गया है, कांग्रेस गारंटी देती है कि किसानों पर जो कर्जा का बोझ है उसको भी भारी तरीके से घटाया जाए। हिस्सेदारी न्याय को लेकर हमने ये गारंटी दी है कि सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना जरूर हो। राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि यह हमारे समाज का एक एक्सरे है। ये दिखाएगा कि हमारे समाज में अलग अलग जातियों की कितनी आबादी है और हमारे देश की संपत्ति में उनका कितना हिस्सा है। हमारे जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के संस्थाओं में उनकी क्या भागीदारी है, क्या बराबर की है या नहीं, ये जानकारी सामाजिक, आर्थिक
और जाति जनगणना से ही हो पाएगा। तो जाति गिनती हमारी दूसरी गारंटी है हिस्सेदारी न्याय को लेकर। और हमने ये भी कहा है कि संविधान पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सीमा लगाया है कि 50% से ऊपर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 1952 में। और कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि हम संविधान में संशोधन लाएंगे ताकि ये 50% की सीमा हटेगा। यह हमारी हिस्सेदारी की गारंटी है। 4-5 दिन पहले बांसवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष ने और राहुल जी ने युवा न्याय को लेकर 5 गारंटियां दी युवा न्याय को लेकर। और कल धुले में एक महिला सम्मेलन होने वाला है जहां राहुल जी नारी न्याय को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या गारंटियां हैं उसकी घोषणा करेंगे। आखिरी कार्यक्रम भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 17 तारीख को होगा मुंबई के शिवाजी पार्क में 6 बजे से, जहां सारे इंडिया गठबंधन के पार्टी, नोट कीजिए मैं गठबंधन नहीं कह रहा हूं, मैं जनबंधन कह रहा हूं। ये जनता का मिलन है, पार्टियों का मिलन भी नहीं है, पर जनता का मिलन है, समाज के अलग अलग समुदाय का मिलन है। और उनको लेकर वहां कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से श्रमिक न्याय की हमारी क्या गारंटियां हैं मुंबई में किया है। तो ये रहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदर्भ। मैं पटोले जी से गुजारिश करूंगा महाराष्ट्र के बारे में जो मुख्य कार्यक्रम है अगले 5 दिन में वो आप वो पूरी तरीके से जानकारी दें। उसके बाद आपके जो कुछ सवाल है इसको लेकर उसका जवाब मैं और हमारे साथी हमारे कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता रमेश चंद्रा जी भी यहाँ मौजूद है, भी मौजूद है, हमारे एमएलए साहब भी मौजूद है, जिनसे भी आपको सवाल पूछना है आप पूछिएगा। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का महाराष्ट्र की भूमि में स्वागत करता हूं। आज हमारा महाराष्ट्र एक ऐसे योद्धा के स्वागत के लिए तैयार है जिस योद्धा ने देश की संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो खतरा पैदा हुआ है उसको बचाने के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा और हम मणिपुर से मुंबई तक की न्याय यात्रा, सामाजिक न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं। महाराष्ट्र की ये भूमि फुले अम्बेडकर विचारधारा की है। महाराष्ट्र की भूमि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है जो अन्याय के विरुद्ध में हमेशा लड़ी और हमेशा लोगों को न्याय देने की भूमिका इस महाराष्ट्र ने दी है। देश को दिशा देने का काम इसी महाराष्ट्र ने किया है। और ऐसे भूमि पे राहुल गांधी जी के रूप में जो योद्धा आ रहे हैं उस योद्धा का स्वागत हम लोग जोरदार तरीके से महाराष्ट्र की जनता करेंगे। इसी तरह का एक हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। आज हमारे नंदुरबार में, पहले हिंदी मराठी मैंने वही कहा, अच्छा मैंने वही मराठीला सांगितलं। मी आपल्या सगळ्यांचं महाराष्ट्राच्या या भूमीवर स्वागत करतोय। ही भूमी शाहू फुले आंबेडकर विचाराची आहे, ही भूमी छत्रपती शिवाजी महाराजांची आहे आणि या भूमीवर ज्यांनी सामाजिक न्यायाची लढाई, कारण की आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की महाराष्ट्र ही सामाजिक न्यायाच्या प्रक्रियेतली भूमिका आहे। याच भूमीनं शाहू महाराजांच्या रूपाने
आरक्षणाची व्यवस्था, सामाजिक न्यायाची व्यवस्था याच भूमीने केलेली होती. राहुल गांधीजींनी भारत जोडो यात्रा जी केली होती त्याच्यामध्ये नांदेड जिल्ह्यापासून तर मध्य प्रदेशपर्यंत ज्या काही त्यावेळेच्या भारत जोडो यात्रेमध्ये जोरात राहुल गांधींचं स्वागत करण्यात आलं ते महाराष्ट्राने केलं. त्याचप्रमाणे या न्यायव्यवस्थेच्या या लढाईमध्ये राहुल गांधींच्या रूपाने जो योद्धा महाराष्ट्राच्या भूमीवर येतो आहे त्या नेत्याचं स्वागत करण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र सज्ज आहे. यात्रा नंदुरबारला येते आहे. आज देशाची जी काही वाईट व्यवस्था जी चाललेली आहे, देशाच्या लोकशाहीला आणि देशाच्या संविधानाला संपवून या देशाच्या सर्वसामान्य लोकांना महागाईच्या बेरोजगारीच्या खाईमध्ये ढकलण्याचं काम केलं जात आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनातून त्याला उद्ध्वस्त केलं जात आहे. अशा व्यवस्थेच्या विरोधातली जी होळी आहे ती आज नंदुरबारमध्ये आदिवासी लोक पेटवणार. होळी जवळ येत आहे, पण ज्या ज्या वाईट प्रवृत्ती असतात त्या वाईट प्रवृत्तीची होळी आज आदिवासी लोक राहुल गांधींच्या साक्षीनं या ठिकाणी पेटवणार. यानंतर ही यात्रा उद्या धुळ्याला जाईल. तिथं आत्ताच आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे महिला मेळावा होईल. महिलांसाठी गॅरंटी ही त्या ठिकाणातून देशाच्या महिलांना राहुल गांधींच्या वतीनं दिली जाणार आहे. कारण की ही सावित्रीबाईची भूमी आहे. ज्या सावित्रीबाई फुलेंनी स्त्री शिक्षणाचा पाया घातला. आज देशाच्या राष्ट्रपती असतील, देशाच्या प्रधानमंत्री असतील, त्या सावित्रीबाई फुलेंनी जी भूमिका त्या काळात घेतली त्या सावित्रीबाईची देण आहे. आज पुरुषांच्या बरोबर महिला चालत असेल, बरोबरीचा अधिकार असेल तर ती सगळी देण जी सावित्रीबाई फुलेंची आहे. त्याच भूमीवर राहुल गांधींची महिलांसाठी गॅरंटी देणार आहे आणि तो कार्यक्रम उद्या आहे. तिथून ही यात्रा पुढं मालेगावला जाईल. मालेगावच्या नंतर एक चांदवडला. सध्या महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशामध्ये शेतकरी फार अडचणीत आलेला आहे आणि शेतकरी अडचणीत आल्यामुळे या शेतकऱ्यांना विश्वास देण्याचं काम त्या चांदवड या ठिकाणी शेतकरी मेळाव्यामध्ये राहुलजी करणार आहे. त्यानंतर ती यात्रा नाशिकला जाईल. नाशिकला सुद्धा मोठं स्वागताची व्यवस्था त्या ठिकाणी केली गेलेली आहे. तिथून त्र्यंबकेश्वरला राहुल गांधीजी जाणार आहे. राहुल गांधीजी हे शिवभक्त आहे. ते आपण पाहिलं की यात्रेमध्ये अनेक अडचणी आल्या. आसाममध्ये जेव्हा राहुल गांधीजी होते त्यावेळेस ते मंदिरात जायला गेले तर त्यांना तिथं थांबवलं गेलं. त्यांना मोबाईल न्यायला मनाई केली. कारण की राहुल गांधीजी हे शिवभक्त आहे, हे लोकांच्या समोर गेलं नाही पाहिजे. अशा पद्धतीचा प्रयत्न आसाम असेल अनेक राज्यामध्ये राहुल गांधींच्या विरोधात त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात तिथल्या भाजपच्या सरकारने मणिपूरपासून तर अनेक राज्यामध्ये भाजपच्या सरकारने त्यांचा विरोध केला. त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्यात आला, त्यांच्या गाड्यांवर गोटमार करण्यात आले, अनेक लोक घायल झाले. पण त्र्यंबकेश्वर या ठिकाणी राहुल गांधीजी त्या ठिकाणी दर्शन घेतली. त्याच्यानंतर ती यात्रा पुढं पालघर जिल्ह्यात जाईल. पालघरमधून ती यात्रा भिवंडी मार्गे ठाणे मार्गे ती 16 तारखेला संध्याकाळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चैत्यभूमीवर या ठिकाणी यात्रेचं समारोप होईल. आणि ती यात्रा पुन्हा सकाळी 17ला काही कार्यक्रम ठेवलेले आणि 17ला संध्याकाळी इंडिया अलायन्सचं एक मोठी रॅली शिवाजी पार्क या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे. ही महाराष्ट्राच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा आहे. मी आपल्या सगळ्यांना या निमित्तानं सांगतो की देशामध्ये महाराष्ट्रातूनच परिवर्तनाची लाट होणार आहे. आज केंद्रामध्ये मी काल दिल्लीमध्ये होतो. दिल्लीमध्ये भाजपचे मोठे नेते काही मला मिळाले. ते सांगत होते की नरेंद्र मोदीचं हे सरकार हे 150च्या पलीकडे जाणार नाही अशी परिस्थिती आहे. हरियाणातले होते ते म्हणाले की खट्टरलाही ते लोकसभेत उभे करणार. म्हणजे आता त्यांच्याजवळ
एक एक खासदार निवडून आणण्याचं आणि कसं सरकार वाचवता येईल हा प्रयत्न त्यांनी सुरू केलेला आहे. दुसऱ्या पक्षातले काही लोक घ्यायचेत आणि त्यांना पुन्हा उभं ठेवता येतं का, तो एक प्रयत्न आहे. म्हणजे हा शेवटचा एक प्रयत्न केंद्रातलं नरेंद्र मोदीचं सरकार करते असं चित्र आपण पाहतो आहे. 150च्या वर हे जाऊ शकत नाही अशी परिस्थिती आज नरेंद्र मोदीच्या सरकारची आहे. आणि महाराष्ट्र हे खऱ्या अर्थाने सुरुवातीपासून सांगितलं की महाराष्ट्र हे देशाला दिशा देणारं राज्य आहे. महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त परिवर्तनाची लाट आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. महाआघाडीचे जास्त खासदार या महाराष्ट्रातून जाईल आणि नरेंद्र मोदीचं केंद्रातलं सरकार यावेळेस परास्त करण्याची मानसिकता संपूर्ण महाराष्ट्रासहित सगळ्या देशांनी केलेली आहे. एवढंच आजच्या या पत्रकार परिषदेच्या निमित्तानं मी आपल्याला सांगतो. धन्यवाद. एक मिनट मैं संक्षिप्त में हिंदी में जो 3 या 4 मुख्य कार्यक्रम हैं अगले 5 दिनों में जो 4-5 मुख्य कार्यक्रम हैं महाराष्ट्र के चरण में मैं आपको जानकारी दूंगा. कल जैसा कि मैंने कहा धुले में महिला सम्मेलन में, महिला अधिवेशन में नारी न्याय को लेकर राहुल जी जो कांग्रेस पार्टी की गारंटियां हैं उसकी घोषणा करेंगे. 14 तारीख को यानी कि परसों पिछले 60 दिनों में राहुल जी ने हमारे देश में आप जानते हैं 12 ऐसे पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थल हैं. राहुल जी ने पहले बैजनाथ धाम झारखंड में पूजा की, उसके बाद में काशी विश्वनाथ मंदिर गए वाराणसी में. तीसरा ज्योतिर्लिंग स्थान उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में गए, पूजा की. और परसों यानी कि 14 तारीख दोपहर को त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो नासिक में है, वो संस्कृत श्लोक में कहा गया है त्रयंबकेश्वर गौतमी तटे यानी कि गोदावरी के तट पर है. तो इन 12 ज्योतिर्लिंग स्थान में से 4 ज्योतिर्लिंग स्थान जो बड़े पवित्र स्थान हैं राहुल जी 3 गए हैं 3 जगहों में और परसों दिन नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर में जाएंगे. 15 तारीख को जैसे कि पटोले जी ने कहा करीब 5:30 बजे राहुल जी चैत्य भूमि पहुंचेंगे. 16 तारीख को. 15 तारीख तो ज़्यादातर पालघर और ठाणे में होगा और भिवंडी जो कपड़े के उद्योग से महत्व रखते हैं. 16 तारीख को माफ कीजिएगा 5:30 बजे राहुल जी अंबेडकर स्मारक पहुंचेंगे दादर में, चैत्य भूमि पहुंचेंगे और वो अंतिम कार्यक्रम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा. यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5:30 बजे डॉक्टर अंबेडकर स्मारक चैत्य भूमि में खत्म होगा औपचारिक तौर से. 17 तारीख को मैंने कहा है शाम को शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों के नेता को निमंत्रण दिया गया है और एक भारत जोड़ो न्याय मंजिल की एक रैली होगी जहां इंडिया गठबंधन के पार्टी अपना संकल्प दोहराएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव पर. तो ये रहा कार्यक्रम अगले 5 दिन के लिए. मैं समझता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा पहले तब भी हम महाराष्ट्र से करीब मेरे ख्याल में 11 दिन हम थे, 10 दिन महाराष्ट्र में गए और अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हम 5 दिन महाराष्ट्र में ही हैं. तो महाराष्ट्र में कन्याकुमारी से कश्मीर जाओ या मणिपुर से पश्चिम आओ, महाराष्ट्र से जाना ही पड़ेगा. तो महाराष्ट्र से हम आए हैं
अभी अगले 5 दिन के लिए, और ये 5 न्याय कार्यक्रम जो कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने देश के सामने रखा है, हम समझते हैं कि एक तरीके से ये चुनावी रणनीति है। हालांकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चुनावी यात्रा नहीं, ये राजनीतिक यात्रा है, राजनीतिक मकसद है, पर वैचारिक यात्रा है, विचारधारा की यात्रा है। पर लोकसभा के चुनाव होते हैं, हम तो कोई एनजीओ नहीं है, हम तो कोई सन्यासी के संगठन नहीं है, हम एक राजनीतिक दल है, हमें चुनाव लड़ना है, कुछ चुनाव जीतेंगे, कुछ चुनाव हारेंगे, वो वास्तविक है। पर ऐसे क्षण में जहां बीजेपी आरएसएस की ओर से कोई प्रयास नहीं छोड़ी जा रही है समाज को बांटने का, सारे की सारी नीतियां विभाजनकारी नीतियां हैं। हमारे प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीति विभाजनकारी है। समाज में और ध्रुवीकरण को बूस्टर डोज कैसे दिया जाए, यही तो रोज लगे हुए हैं। तो इस ध्रुवीकरण के बूस्टर डोज से मुकाबला करने के लिए हमारा काउंटर बूस्टर डोज है भारत जोड़ो यात्रा पहले, और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप अर्चना एक मिनट मैं आता हूँ। मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में बोल रहा हूँ। आप हरियाणा के बारे में पूछ रहे हैं, मैं यही कहूँगा हरियाणा के बारे में, क्योंकि आपने पूछा है, मैं यही कहूँगा हरियाणा में जो आज नारा गूंज रहा है, जय जवान जय किसान जय पहलवान, वो देश भर में गूंजेगा। ये जो सत्ता बदला हुआ है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, जवानों की वजह से, किसानों की वजह से, नौजवानों की वजह से, मैं भूल गया, और पहलवानों की वजह से। जय किसान जय जवान जय नौजवान जय पहलवान। अब इसके बारे में और कुछ सवाल मत पूछेगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाइएगा। नहीं, वो मैं रणनीति तो मैं नहीं तय करता हूँ, पर मैं यही कहूँगा कि जो आप देख रहे हैं हरियाणा में, कि जनता के दबाव से हुआ है, किसानों के दबाव से हुआ है, जवानों के दबाव से हुआ है, नौजवानों के दबाव से हुआ है, और पहलवानों के दबाव से हुआ है। मजबूरी में इनको करना पड़ा है। हाँ जी, हाँ, नहीं, उनको वॉशिंग मशीन दिखाई दे रहा है इसीलिए। और जो लोग जाते हैं उनके पास कोई आदर्श नहीं है। आप जानते हैं मैं क्या हिंट कर रहा हूँ? एक मिनट, ये महत्वपूर्ण सवाल है, मैं इसको थोड़ा डिटेल में कहना चाहता हूँ। ये वॉशिंग, जो जिनके पास आदर्श नहीं है वो छोड़ते हैं, एक मिनट, और जो जिनको वॉशिंग मशीन की जरूरत पड़ती है वो छोड़ते हैं। हमारे देश में चुनाव एक पार्टी एक सिंबल होता है, हर एक पार्टी को एक सिंबल मिलता है, पर बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो 2 सिंबल के आधार पर लड़ रही है। एक है कमल का फूल और दूसरा है वॉशिंग मशीन। तीसरा भी है ईडी, सीबीआई, आईटी, पर वो सिंबल नहीं है, वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी। जो नेता, एक मिनट, जो नेता छोड़ते हैं कांग्रेस से, एक बात इनको याद रखना चाहिए, जब एक नेता छोड़ता है हजारों कार्यकर्ताओं को नया मौका मिलता है। इन नेताओं के कारण हजारों नौजवान, लड़के लड़कियां, युवा, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है संगठन में। तो मैं समझता हूँ इनके जाने से कई दरवाजे खुलते हैं, कई खिड़कियां खुलती हैं, और ये बिल्कुल साफ है जो छोड़ते हैं
उनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा में उनका कोई विश्वास नहीं है। और सभी लोग जो निकले हैं कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र में और अनेक राज्यों में, मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने सबके साथ काम किया है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है, उनके काबिलियत से भी ऊपर दिया है। कुछ लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, कुछ लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाया, कुछ लोगों को सांसद बनाया। उनकी काबिलियत को ऊपर भी उनको पार्टी ने सब कुछ दिया है, ये विश्वास था। पर वॉशिंग मशीन का जो मैग्नेटिक पुल है ना, बहुत प्रभावशाली है। हाँ जी, एक मिनट। अशोक चव्हाण जी 40-50 साल कांग्रेस की मैंने कह दिया ना, मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, मैंने व्यक्ति का नाम नहीं लिया। आप देखिए, मैं पर्यावरण मंत्री था, आदर्श के बारे में मैंने क्या कहा, मैंने क्या ऑर्डर दिया, कौन मुख्यमंत्री थे 2011 में, आप देखिए, याद रखिएगा। जो कुछ कहना है, देखिए व्यक्ति महत्व नहीं रखते हैं, व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं, संगठन सर्वोपरि है। हम संगठन में विश्वास रखते हैं, व्यक्तियों में नहीं। हाँ जी सर। मैं अपने AICC के जनरल सेक्रेटरी रमेश चंचला जी से करूँगा कि इस सवाल का जवाब। देखिए, महा विकास अघाड़ी का सीट के बारे में चर्चा जारी है। अभी 17 तारीख के बाद पहले देखिए, महा विकास अघाड़ी में सारे पार्टियां हैं, सारे पार्टी मिलजुल करके काम करने का कोई बड़ा नहीं है, छोटा है, सब समान है। हम एक विचारधारा को लेकर आगे कर रहे हैं। इसके वजह से हमारे महाविकास में कोई तकलीफ नहीं है, सब एक साथ आगे कर रहे हैं। विच रमेश, जयराम रमेश और रमेश चंचल। अम्बेडकर जी ने खड़गे जी को पत्र दिया है कि आप अपने से मॉडरेशन नहीं करते, इसके वजह से इनके सीटों का बंटवारा हुआ। मोर देन दैट, आंसर प्रकाश अम्बेडकर मेरा खास दोस्त है, हम सब दोनों पार्लियामेंट में एक साथ रहते थे, उनसे हमारे चर्चा जारी है। बरसा जी ने तो हमने ये दायित्व किया था, उसके बाद करने का वो खास टाइम है, पर कोई दिक्कत ही नहीं है। 17 तारीख के बाद हमारे सरकारी को पूरा ओके ओके, इनफ नाउ प्लीज। हाँ जी, हाँ पटौले जी। चलने के बाद हमारा महाविकास अघाड़ी का सीट शेयरिंग कांग्रेस करेंगे। हाँ पटौले जी, एक मिनट आऊंगा। नंदुरबार जिल्ह्याचा प्रश्न आहे की काँग्रेसने नंदुरबार जिल्हा परिषदेला 9 वेळा खासदार काँग्रेसचा निवडून आलेला आहे, परंतु गेल्या 10 वर्षात काँग्रेसने नंदुरबार जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष केलं। दुर्दैव असं की या जिल्ह्यात काँग्रेसचे 2 आमदार आहेत, KP पाटील साहेब आणि दिलीप नाईक साहेब, तरीही या 10 वर्षात काँग्रेसने कुठले आंदोलन निर्माण उभे केले नाही। असं का घडलं? आणि आता जे भाजपमध्ये गेले किंवा जे राष्ट्रवादीमध्ये गेले, सवाल पूछिए। एकदम साधा आणि सरळ प्रश्न विचारला। काँग्रेसला स्वातंत्र्यापासूनच त्याच्यानंतरच्या निवडणुकानंतर काँग्रेसच या जिल्ह्यामध्ये लोकांनी निवडून दिलं। आजही काँग्रेसवर लोकांचं प्रेम आणि विश्वास हा शब्द महत्त्वाचा आहे। आज आमचे 2 आमदार आहेत, आम्हाला आम्ही मंत्री दिलं इथं, आणि तो काळ जो होता नरेंद्र मोदीजींनी जो विदेशातला कोरोना आपल्या देशात आणला, त्या कोरोनाचा काळ, आता लसीकरणामुळे लोक मरतात आहेत ना, काय होत आहे, अटॅक येतात आहे, कॅन्सर होत आहे ना, हे विदेशातला कोरोना कोणी आणला? मोदींनी।
आणल्यानंतर त्या काळात आमचे केसी पाडवी साहेब इथले आदिवासी मंत्री होते. त्यांनी प्रयत्न केला, पण त्यावेळेस तुम्ही आपल्या घरी आणि सरकार आपल्या घरी अशी परिस्थिती होती. 2.5 वर्षानंतर जेव्हा कोरोना उघडलं त्यावेळेस खोक्याचं सरकार आणलं, बेईमानी झाली. महाराष्ट्राच्या विचाराचं हे काम नाही आहे. भ्रष्टाचाराने सरकार बनवायचं ते पाप बीजेपीनं महाराष्ट्रात केलं. काँग्रेसचं नेहमी आज नंदुरबार जिल्ह्याच्या विकासामध्ये सगळ्यात मोठं योगदान कुठल्या पक्षाचं असेल ते काँग्रेसचं. आदिवासी संस्कृतीची जोपासना कोणी केली तर काँग्रेसने केली. मणिपूर नाही केला ना. मणिपूरमध्ये काय आदिवासींच्या महिलांचं कसं त्यांची भिंड काढली जाते, कसं पेटवलं जातं. आम्ही आदिवासी संस्कृतीला जोपासलं. आम्ही वनवासी नाही केलं आदिवासींना. आणि त्याच्यामुळे हा जो तुमचा आरोप आहे विरोधकाकडला कोणी तुम्ही आणला तो निरर्थक आहे. काँग्रेस नंदुरबार जिल्ह्याच्या विकासासाठी नेहमी तत्पर आहे आणि काँग्रेसच्याच माध्यमातून नंदुरबार जिल्ह्याचा विकास होईल असा विश्वास प्रदेशाध्यक्ष म्हणून मी तुम्हाला देतो. एक मिनिट प्लीज. एक मिनिट बोलिए. 1 मिनट यार, चिल्लाओ मत प्लीज. एक करके. त्याच्यामध्ये जी काही मला माहिती आलेली आहे त्या स्थानिक पातळीवरचं काहीतरी लोकांनी डिक्लेअर केलेलं आहे अशा पद्धतीने त्यांचं म्हणणं आहे. ज्या जागा अजूनही चर्चेत आहे ते आम्ही बसून निर्णय करू अशी आमची भूमिका आहे. त्याच्यामुळे मी असेल, बाळासाहेब असेल, आम्ही दोघंही आता दौऱ्यावर आहोत. हे जे काही मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही ऐकतोय त्याच्यामध्ये अजून काही स्पष्टता आलेली नाही आहे. ज्या जागा चर्चेत आहेत त्या चर्चेमधूनच आम्ही सोडवू असं आमचं मत आहे. 1 मिनट साथियों, ये 1 मिनट एक मिनट प्लीज, मेरी बात तो सुनिए ना. अगर आप लोग सब एक साथ चिल्लाएंगे तो मेरी बात आपको ये हम लोग अगले 5 दिन के लिए महाराष्ट्र में हैं. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एनडीए के बारे में नहीं है, सीट शेयरिंग के बारे में नहीं है. जो कुछ आपको पूछना है आप पटोले जी थोड़ा सा चला है. 1 मिनट. अभी इन्होंने एक सवाल पूछा जिसका जवाब पटोले जी ने दिया. 1 मिनट. अरे बाबा 1 मिनट. अभी लंच भी नहीं किया, इतनी ऊर्जा आएगा. उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और अभी महाराष्ट्र, हर एक राज्य में राहुल जी जल, जंगल, जमीन के मुद्दे उठा रहे हैं. क्योंकि ज्यादातर इलाके इस रास्ते में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र ये ज्यादातर आदिवासी इलाके और जल, जंगल, जमीन बहुत महत्व रखते हैं. पिछले 10 साल में जो कानून मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में बनाया गया था उसको पूरा कंट्रोल किया गया है. 2006 में वन अधिकार अधिनियम पारित हुआ. वो कैसे लागू हुआ है अलग अलग राज्यों में ये जानकारी सब जानते हैं. इसको पहले दिन से 2014 से कमजोर करने का एक षड्यंत्र रचाया. भूमि अधिग्रहण कानून पारित हुआ 2013 में और उसमें कहा गया कि आदिवासी इलाकों में आदिवासी समुदाय और ग्राम सभा के अनुमति के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं होगा. और आज क्या हो रहा है? हाईवे के प्रोजेक्ट, अलग अलग पावर प्रोजेक्ट, अडानी के माइनिंग प्रोजेक्ट, सब आदिवासी इलाकों में जमीन दी जा रही है और आदिवासी अपनी जीविका खो रहे हैं. पेशा कानून लागू नहीं हुआ और मैं खुद 2011 में अप्रैल 10, 2011
मैं गढ़चिरौली में गया। मैं गढ़चिरौली में 2 दिन था। तब के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और तब के मंत्री, प्रभारी मंत्री आर पाटिल साहब मेरे साथ थे और हमने एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम किया गढ़चिरौली में। गढ़चिरौली में मेंढा लेका ग्राम पंचायत हिंदुस्तान का पहला पंचायत बना, जहां बांबू का ट्रांजिट पासबुक ग्राम सभा को सौंपा गया। गढ़चिरौली में नारा लगा, मेंढा लेका में हमारी सरकार, सॉरी दिल्ली मुंबई में हमारी सरकार, मेंढा लेका में हम ही सरकार। मुझे आज भी याद है, देवाजी टोपा वहाँ के मुख्य ग्राम वो लीडर हुआ करते थे ना, सरपंच हुआ करते थे। आज भी मुझे याद है, जो काम मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय में मेंढा लेका में शुरू हुआ, वो और जगह ये सरकार ने नहीं किया। तो आदिवासी इलाकों में राहुल जी का जाना एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हर जगह और आज भी यही मुद्दा उठेगा, जल, जंगल, जमीन। और पिछले 10 साल में हमने देखा है कि आदिवासियों पर जो अन्याय हुआ है कानूनों को लेकर, इसको सुधारने के लिए बार बार राहुल जी कांग्रेस की गारंटी दे रहे हैं। तो अभी मैं जानता हूँ आपके सारे के सारे सवाल सिख क्षेत्र से लगा हुआ है, तो आप अलग से अगर आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं, एक मिनट, सीट शेयरिंग को मत जोड़ेगा। राम मंदिर त्याच्यावर राजकारण केले जात आहे, दुसरीकडे राहुल गांधी नाशिकवरून जात आहे, पण तो बाळाराम मंदिरला मायपासून करून जात आहे, याच्यात रामाबद्दल प्रश्न लावला आहे। तुम्हाला तुमचा प्रश्न तुम्ही चांगला विचारला। अयोध्येला भगवान श्रीरामाचं मंदिर व्हावं ही देशवासीय सगळ्या हिंदुस्थानाची भावना आहे। ही काँग्रेसच्या काळातही त्यावेळेचे प्रधानमंत्री नरसिंहरावजी साहेबांनी सुद्धा त्या ठिकाणी जागेची व्यवस्था करून दिली होती, पण याच भाजपने मंदिर वही बनाएंगे अशी वावड्या उठवली। आता मंदिर कुठं झालं? बाबरी मस्जिदवर झालं का? नाही। खोटं भावना कोणाच्या दुखवल्या त्यांनी हिंदूंच्या। एक दुसरं, आपल्या देशाचे शंकराचार्य चारही शंकराचार्यांनी त्याचा विरोध केला। आता तिथं म्हणतं की रामलल्लाचं मंदिर आहे, तर रामलल्ला मंदिर तर त्याची आई वडील तर तिथे ठेवायला पाहिजे ना, लहानच्या बाळांना तसं ठेवता येते का? कुटुंब वत्सल्य वसुदैव अशा पद्धतीचा मंत्र भगवान श्रीरामाने दिलेला होता। तर हे भगवान श्रीरामाला एकटंच पाळून ठेवून दिलं लहानच्या बाळाला, 56 भोग नाही खातात, लहानचं बाळ तर दूधच पिणार। तर ज्यांना भगवान श्रीरामाच्या नावाने राजकारण करायचं आहे ती भाजप आहे। काँग्रेस धर्माच्या नावाने राजकारण करत नाही। आम्हाला भगवान श्रीरामाचं व्हावं नाही, आम्ही पण भगवान श्रीरामाचं मंदिर अयोध्येला व्हावं यासाठी आम्ही पण पैसे दिलेले आहेत, पण जे रूट आहे आमचा तो रूट शहरातला नाही आहे तिथं, कारण की जेव्हा यात्रा जाईल तर ट्रॉफिकचा प्रश्न आहे। आज शहरामध्ये काय अवस्था आहे तुम्हाला माहिती आहे। त्यामुळे ज्या रूटवर आमचं त्र्यंबकेश्वरचं मंदिर येतात आहे त्याच्यामुळे मी त्र्यंबकेश्वरचं भगवान श्रीरामाच्या मंदिरातही राहुलजी जातात, त्याला काही हे नाही आहे ना। हे तर जातीने ब्राह्मण आहे, ही लोक नाही आहेत, तर आपण मला त्याच्यावर जायचं नाही, मला जातीवर जायचं नाही आहे, आम्हाला कोणाचं जात पण दाखवायची नाही आहे। मूळ प्रश्न आहे, आखरी ते देशाचं नेतृत्व करतात आणि देवादेव महादेव याच्यात सगळे आले, त्याच्यामुळे या पद्धतीच्या वावड्या करून ते चालणार नाही। ते रूटचा मला तिथं ट्रॅफिकचा जो प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामुळे त्या याला हे होत आहे, त्याला काही दुसरं कारण नहीं। एक मिनट मैं आऊँगा, एक मिनट। इस सवाल का जवाब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने मराठी में कहा है, मैंने आपका सवाल समझ नहीं आया।
हम राम पुजारी हैं, नरेंद्र मोदी और उनके साथी राम व्यापारी हैं। ये है फर्क हम में और उनमें। हम राम पुजारी हैं, वो राम व्यापारी हैं। धर्म का दुरुपयोग करने में राजनीति में बीजेपी माहिर है। उनकी एक ही रणनीति है, चुनावी रणनीति, धर्म का दुरुपयोग। मैं समझता हूं, हम समझते हैं, हमारी पार्टी समझती है, धर्म का दुरुपयोग करना राजनीति में धर्म के खिलाफ है और राजनीति के भी खिलाफ है। तो ये जो बार बार ये सवाल उठता है राम के संदर्भ में, मैं कभी कभी कहता हूं, आप कैसे लोगों से आप सवाल पूछ रहे हो? मेरा पहला नाम में राम है, दूसरे नाम में राम है, इनके पहले नाम में राम है, हम राम ही राम हैं, और आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं। महात्मा गांधी है राम, महात्मा गांधी जी है राम। आपका क्या होगा? क्या काउंटर? ये लागू कर दिया है। अच्छा, इसके बारे में मैंने कल एक लंबा बयान भी दिया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं तेजी से काम करता हूं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो छटपट निर्णय लेते हैं और ऐसा लागू करता हूं सभी नीतियों को। सीएए कानून दिसंबर 2019 में बना, लोकसभा में और राज्यसभा में 4 साल 3 महीने लगे हैं इस बुलेट ट्रेन नरेंद्र मोदी को इस रूल बनाने में। ये इसमें कोई राज नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है। 9 बार मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एक्सटेंशन मांगा है, 9 बार। और ठीक 1 महीने पहले रूल की घोषणा होती थी। पश्चिम बंगाल और असम की राजनीति को प्रभावित करने के लिए, केरला की राजनीति को प्रभावित करने के लिए टाइमिंग देखिए। ये हमारे गृह मंत्री बार बार समझाते हैं देश को, आप क्रोनोलॉजी समझिए। मैं गृह मंत्री को कहना चाहता हूँ, आप टाइमिंग समझिए। एक हेडलाइन आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, तो उस हेडलाइन को काउंटर करना है। दूसरा हेडलाइन आता है, चुनाव आयोग का कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे देता है 1 महीने पहले, वो भी हेडलाइन है। ठीक है, ये सरकार हेडलाइन वाली सरकार, ये सरकार हेडलाइन वाली सरकार, डेडलाइन वाली सरकार नहीं, हेडलाइन वाली सरकार है। और ये हेडलाइन को हटाने के लिए सीएए रूल घोषित किया गया। ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए ये सब किया गया है। मेरा प्रधानमंत्री से एक ही सवाल है, 4 साल 3 महीने क्यों लगे? जब हमारी सरकार थी, कोई भी सरकार, हालांकि साहब थोड़ा मंत्री रह चुके, सब लोग मंत्री रहे हैं, जब कानून बनता है 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर रूल बनाए जाते हैं। मुश्किल से 1 साल ले लीजिए ना, 2 साल ले लीजिए, 4 साल 3 महीने। तो 2019 में उन्होंने तय कर दिया था कि 2024 के चुनाव में पश्चिम बंगाल, केरला, असम, अलग तमिलनाडु, गुजरात, यहाँ की राजनीति में ध्रुवीकरण लाने के लिए रूल 1 महीने पहले प्रकाशित किया गया। ओके, थैंक यू अजय। हाँ अजय, मैं पटोली जी से और थोड़ा सा
जवाब तो सुनो यार, सवाल तो पूछ लिया आपने। भारतीय जनता पक्षाची कार्यपद्धती त्यांची विचार पद्धती तिच्या विरुद्ध आहे आणि जे कोणी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यपद्धती किंवा त्याप्रमाणे विरोधात आहे त्यांनी एकत्र यावं या विचारात आम्ही आहोत आणि त्यावर सर्वांनी एकत्र यावं. लोकशाही वापरण्याकरता भारतीय जनता वापरण्याकरता सर्वांनी एकत्र यावं हा विचार आमचा आहे. त्यामुळे या विचाराची सर्वजण आपल्या अभी हमें खत्म करना है। नारी न्याय को ध्यान में रखते हुए एक लास्ट आखिरी सवाल। अगर कांग्रेस मजबूत है, अदानी मजबूत, कमजोर कांग्रेस से मजबूत एनडीए नहीं। मजबूत कांग्रेस मजबूत एनडीए, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। मैं जानता हूं किन हालात में एनडीए का गठन हुआ, मैं भी शामिल था, मैं जानता हूं क्या बैकग्राउंड। तो एनडीए को और मजबूत बनाना, एनडीए की सरकार को वापस लाना, महाराष्ट्र में एनडीए को बहुमत लाना लोकसभा के चुनाव में हमारा फर्ज बनता है। हम अपना धर्म निभाना चाहते हैं। हमें क्या करना है? हमें अपने आप को कमजोर नहीं करना। जब गठबंधन होता है कुछ कॉम्प्रोमाइज होते हैं, हमें कुछ देना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। और अगर आप देखें महाराष्ट्र में जो अजय चंद्रा जी ने कहा कि बातचीत चलती है तो सही दिशा में चलती है, सही डायरेक्शन। पश्चिम बंगाल की माफिक नहीं कि एक पार्टी ने कह दिया 42 सीटों में हमारी पार्टी लड़ेगी, पर मैं इंडिया गठबंधन में हूँ। एनडीए में ये ऐसा नहीं है, बातचीत चलती है। कुछ सीटों पर हम चाहते हैं, कुछ सीटों वो चाहते हैं। बातचीत के बाद ही ये मसले सुलझाए जाए। तो फिक्र मत कीजिए, एनडीए रहेगा, मजबूत होगा। कांग्रेस को बूस्टर डोज मिलेगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा से और एनडीए को बहुमत मिलेगा। विधानसभा के चुनाव में जब विधानसभा चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव में हमको जरूर स्पष्ट बहुमत मिलेगा। शुक्रिया।